Hello students, welcome to all of you in your YouTube channel चंद्रेश अग्निहोत्री। आइए देखते हैं हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं नागार्जुन द्वारा लिखे गए हिमालय की बेटियां नामक पाठ का सारांश। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थीं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थीं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटका कर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। इस पाठ के सारांश के बाद शुरू करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। आपके सामने लिखे हैं संभ्रांत, जिसका अर्थ होता है सभ्य, कौतूहल अर्थात जिज्ञासा, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, बाल लीला का अर्थ है बचपन के खेल, प्रेयसी माने प्रेमिका, आदित्यका माने पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका माने चोटियाँ, लीला निकेतन माने लीला करने का घर, यक्ष माने कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र। प्रतिदान का अर्थ होता है वापस, सचेतन का अर्थ होता है सजीव, मुदित माने खुश, खुमारी माने नशा, बलिहारी माने कुर्बानी, नटी अर्थात कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, और अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा न हो। शब्दार्थ के बाद पहला प्रश्न। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियाँ हैं, जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती हैं। चौथा प्रश्न। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जिसका उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की,
देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अब आते हैं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर पर, जिसमें पहला है भाषा की बात में अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। दूसरा है माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो इसके अलावा जो 5 आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं उसी तरीके के, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा है बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। और तीसरा है हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। चौथा है काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। और पांचवा है संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अब दूसरा आते हैं भाषा की बात में। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। दूसरा है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अब पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो अन्य उदाहरण कौन से हो सकते हैं? 4 उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। दूसरा है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तीसरा है बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। और चौथा है हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस क्लास में भी हमने जो व्याकरण का पार्ट आपके लिए YouTube पर डाला है उसमें आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष से संज्ञा का मिलान कीजिए। एक तरफ विशेषण लिखे हुए हैं जिनमें संभ्रांत, चंचल, समतल और घना मूसलाधार है। एक तरफ संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं वर्षा, जल, महिला, नदियाँ और आंगन। इनका आपको मिलान करना है। जैसे हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, संभ्रांत का महिला से मिलान हो जाएगा, चंचल नदियाँ हो जाएगा, समतल आंगन हो जाएगा, घना जंगल हो जाएगा और मूसलाधार वर्षा हो जाएगा। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। उत्तर में संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार वर्षा। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा और रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। छोटी, बड़ी, दुबली, पतली, भाव, भंगी और माँ और बाप, ये कुछ उदाहरण थे। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। तो आपके सामने लिखे हुए धारा, जिसका अर्थ होता है राधा, नाम होता है लड़की का। नव, नव माने नया, और वन। राम, राम का मरा उल्टा हो गया। राही का हीरा और गल का लग। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा है वेत्रावती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे है शतलुज, जब हम शतलुज को कहेंगे तो शतलुज को कहा जाता है शतद्रुम। फिर है रोपड़, रोपड़ को कहा जाता है रूपपुर। झेलम, चिनाब, अजमेर और बनारस। इसके उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। सतलुज का सतद्रुम, रोपड़ का रूपपुर, झेलम का वितस्ता, चिनाब का विपाशा, अजमेर का अजयमेर और बनारस का वाराणसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा। आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।